नमस्ते छात्रों, मैं मनीष भार्गव। कक्षा 12वीं फिजिक्स के आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे प्रत्यावर्ती परिपथ की जिसमें हम प्योर इंडक्टर या विशुद्ध प्रेरक कुंडली उपयोग करें। हम मान लेते हैं कि एक प्रेरक कुंडली है जिसका प्रेरकत्व या इंडक्टेंस कैपिटल एल है और इसका प्रतिरोध जो है वो नेग्लिजिबल है। इसे हम एक एसी सोर्स के साथ जोड़ दें और ये मान लें कि किसी भी क्षण जो प्रेरक कुंडली पर आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज है वो दिया जाता है v इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी के साथ। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसका हम पहले भी उपयोग कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि जब हम इस कॉइल में एसी करंट फ्लो करते हैं तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका मान माइनस एल डी आई अपॉन डी टी होता है। ये हम पहले ज्ञात कर चुके हैं। जहाँ डी आई अपॉन डी टी क्या है? ये है किसी विक्षण धारा में परिवर्तन की दर। चूंकि परिपथ का जो प्रतिरोध है वो नगण्य है, नेग्लिजिबल है, तो किरचॉफ का यदि हम सेकेंड लॉ उपयोग करें तो उस स्थिति में क्या होता है कि किसी भी बंद लूप में, बंद परिपथ में जो विद्युत वाहक बल का योग है वो किसके बराबर होता है? वो परिपथ में उपस्थित प्रतिरोध और धारा के गुणनफल के योग के बराबर होता है। अब हम इसमें देखते हैं कुल विद्युत वाहक बल जो है v माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होगा? 0। तो इस स्थिति में हमें मिल जाएगा v इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। v का मान रख देंगे हम यहाँ पे, तो v जीरो साइन ओमेगा टी एल डी आई अपॉन डी टी। आप इस चित्र को देख रहे हैं, इसमें एक एसी सोर्स लगा है v इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी जिसके साथ में एक एल प्रेरित की कुंडली लगी हुई है। अब हम डी आई अपॉन डी टी निकालें, तो डी आई अपॉन डी टी निकालेंगे तो मिल जाएगा वी जीरो अपॉन एल साइन ओमेगा टी। दोनों पक्षों का हम टी के सापेक्ष समाकलन कर देंगे। देखिए आप ये ध्यान रखें यहाँ पे कि हमें दिया जाता है और आई हम ज्ञात करते हैं। तो डी आई अपॉन डी टी लेने का कारण ही है कि उसमें हमें आई को ज्ञात करना है। अब चूंकि समाकलन डी अपॉन डी टी हटाना है तो हम समाकलन कर देंगे, क्योंकि अवकलन का जब हम समाकलन करते हैं तो डी अपॉन डी टी हट जाएगा। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा वी जीरो इंटीग्रेशन वी जीरो अपॉन एल साइन ओमेगा टी। चूँकि वी जीरो अपॉन एल बाहर हो जाएगा नीतांक होने के कारण, साइन ओमेगा टी का हम समाकलन करेंगे। साइन ओमेगा टी का जब समाकलन करेंगे तो मिलेगा हमें माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। अब माइनस साइन आगे हो जाएगा तो वी जीरो अपॉन एल ओमेगा और कॉस ओमेगा टी हो गया। अब हमें जब भी हम कला में देखते हैं, कला में कैसे हैं, आग फॉरवर्ड है कि पीछे है, किस प्रकार का वी और आई में कलांतर चल रहा है, तो इसके लिए हमें ध्यान देना पड़ता है कि v इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी था। तो जो यहाँ पे कॉस ओमेगा टी आया इसको हम साइन ओमेगा टी में कन्वर्ट करेंगे। तो इस पर लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू माइनस वी जीरो अपॉन ओमेगा एल साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। क्योंकि हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और साथ में माइनस साइन को भी हटाना है, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाता है। तो इस स्थिति में अब हम देखेंगे हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू वी जीरो अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। साइन को जो माइनस साइन है इसको हम अंदर ले गए हैं तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन थीटा इक्वल टू होता है साइन माइनस थीटा। तो इस प्रकार हमें मिला आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो करंट है, धारा है, प्रत्यावर्ती धारा, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज से कला में पाई बाई टू पीछे चल रहा है। यहाँ पे आई नॉट क्या है? आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, ये धारा का शिखर मान है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दो प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा में जो कलांतर है वो है पाई बाई टू। तो हम कह सकते हैं कि शुद्ध प्रेरकत्व वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा आई वोल्टा वी से कला में पाई बाई टू रेडियन पश्चगामी होती है, अच्छा पीछे चलती है। तो हम देखते हैं शुद्ध एसी
सर्किट में जो फेजर डायग्राम है और जो उसमें हमें वी और आई के बीच में जो ग्राफ मिला है वो इस प्रकार है फेजर डायग्राम। आप देख सकते हैं इसमें कि आई जो है वी से π/2 पीछे है, इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा। तो कलांतर जो है वी और आई के बीच में कब π/2 बैकवर्ड होता है, कब, जबकि प्रत्यावर्त धारा परिपथ में केवल प्योर कॉइल उपयोग की जाती है। अब हम यहाँ से रिएक्टेंस निकालें, इसके प्रतिघात निकालें। तो प्रतिघात के लिए V0/I0, जो कि हम जानते हैं जो प्रतिघात वास्तव में प्रतिरोध ही है, तो R इक्वल टू होता है V/I। तो यहाँ पे जो प्रतिघात होगी, रिएक्टेंस होगी, V0/I0 इज इक्वल टू ω/L। जब हम इसके ओम के नियम से तुलना करेंगे तो हमें प्रत्यावर्ती परिपथ का प्रभावी जो प्रतिरोध प्राप्त होगा वो ω/L प्राप्त होगा। इसे ही हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। इसे हम XL से प्लस करते हैं, तो XL इज इक्वल टू ω/L। इस प्रतिघात का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इसका प्रत्यावर्ती धारा में वही धारा परिपथ में वही काम होता है जो प्रतिरोध का डीसी सर्किट में होता है। अर्थात प्रेरकी प्रतिघात जो है प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करती है। इसका मात्रक ओम है। यदि हम ओमेगा के स्थान पर 2π न्यू रखें, जबकि हम प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति न्यू मान लें, तो XL इज इक्वल टू 2π न्यू इंटू L। यदि हम XL और न्यू के बीच ग्राफ खींचें तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। अब हम ये बात करें कि डीसी धारा के लिए एक कुंडली किस प्रकार व्यवहार करती है, तो हम जानते हैं जो दृश्य धारा होती है, दृश्य धारा के लिए कोई आवृत्ति नहीं होती है, उसकी आवृत्ति 0 होती है। तो इस स्थिति में जो XL निकलेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस निकलेगी, वो हमें 0 प्राप्त होगी। इससे हमें ये पता चल रहा है कि डीसी सर्किट में या दृश्य धारा के लिए जो इंडक्टिव कॉइल है, जो प्रेरक कुंडली है, उसके लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 होता है। इस पर हम ये कह सकते हैं कि प्रेरक कुंडली दृश्य धारा के मार्ग में कोई रुकावट उत्पन्न नहीं करती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करती है। इसके विपरीत हमने जब संधारित्र की बात की थी कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में संधारित्र लगा हुआ है, तो वहाँ पे धारती प्रतिघात था, और हमने ये देखा था कि दृश्य धारा के लिए धारती प्रतिघात है वो बहुत ज़्यादा अवरोध उत्पन्न करता है और वो पूरी धारा को, डीसी को ब्लॉक कर देता है। जबकि यहाँ एसी, जब हम प्रेरक कुंडली की बात करेंगे तो प्रेरक कुंडली अपने में से दृश्य धारा को आसानी से बहने देती है। अब हम एक ऐसे परिपथ की बात कर रहे हैं जिसमें संधारित्र भी है और शुद्ध प्रतिरोध भी है, सर्किट कंटेनिंग रेसिस्टर एंड कैपेसिटर। अब हम ये मान लेते हैं कि एक R ओम का प्रतिरोध है और C धारिता का संधारित्र है जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो किसी भी क्षण जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है वो दिया जाता है V इक्वल टू V0 sin ω/t से। इस चित्र में आप देख सकते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज और श्रेणी क्रम में जुड़े हुए R और C, इनके सिरों पर विभवांतर VR और VC। जब हम सबसे पहले हम परिणामी वोल्टेज निकालते हैं, तो किसी भी क्षण परिपथ में प्रवाहित धारा I है, तो प्रतिरोध R के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो VR इक्वल टू IR होगा, और संधारित्र के सिरों पर विभवांतर VC इक्वल टू IXC। ये ओम के नियम से ज्ञात हो जाएगा। XC संधारित्र या धारितीय प्रतिघात है। चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी प्रतिरोध के लिए वोल्टेज VR और I समान मात्रा में होते हैं, परंतु संधारित्र की स्थिति में जो I है वोल्टेज VC से 90 डिग्री फॉरवर्ड होती है, अग्रगामी होती है। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होगा कि VR और VC में भी 90 डिग्री का कलांतर होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं VR और VC में, क्योंकि VR और I दोनों की डायरेक्शन सेम है, और तो इस स्थिति में
वी आर वी सी से कला में 90 डिग्री फॉरवर्ड है, अग्रगामी है। यदि वी आर और वी सी का परिणामी वी मान लें, जो वी आर के साथ फाई कोण बना रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें मिल जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। वी आर और वी सी के मान रख दें तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर। आई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर हो जाएगा। आई या अंडर रूट कर दें हम दोनों तरफ का, वी निकालें तो वी इक्वल टू आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। हम जानते हैं कि एक्स सी इज इक्वल टू होता है 1/ओमेगा सी, तो v इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का स्क्वायर। अब ये निकल गया परिणामी वोल्टा या परिणामी वोल्टेज। हम प्रतिबाधा ज्ञात करें तो प्रतिबाधा भी वास्तव में प्रतिरोध ही होती है, जिसमें हम v/i ज्ञात करेंगे। समीकरण 4 में हम v/i ज्ञात करेंगे तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर मिल जाएगा। क्योंकि ओम के नियम से यदि हम तुलना करें r इक्वल टू v/i की, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर ही इस परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध होगा, जिसे हम प्रतिबाधा कहते हैं। इसे हम कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं, तो जेड सी आर परिपथ की प्रतिबाधा, मतलब ऐसा परिपथ जिसमें एक संधारित्र है और एक प्रतिरोध लगा हुआ है, इसकी प्रतिबाधा जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। परंतु x इक्वल टू 1/ओमेगा सी यदि हम रख देते हैं तो z इक्वल टू मिल जाएगा हमें अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। ये परिपथ की प्रतिबाधा के लिए व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। यदि हम फेज डिफरेंस निकालें, कलांतर निकालें दोनों के बीच में, तो वी आर और वी में वी आर जो है वोल्टा वी से कला में अग्रगामी है, फॉरवर्ड है, और वी आर आई समान कला में है। तो सी आर परिपथ में जो धारा आई है वी से कला में फॉरवर्ड होती है, और यदि हम कलांतर फाई मान लें तो टेन फाई निकालेंगे यहाँ पे, तो टेन फाई इजकल टू हो जाएगा वी सी अपॉन वी आर। ये निकालेंगे हम समकोण त्रिभुज के अनुसार। टेन में होता है लंब बटे आधार, तो लंब है परपेंडिकुलर है वो वी सी से प्रदर्शित है, वी आर बेस है, तो टेन फाई इज इक्वल टू हो जाएगा वी सी अपॉन वी आर। वी सी का मान आई एक्स सी होता है, तो आई एक्स सी अपॉन आई आर, आई से आई कैंसिल हुआ तो एक्स सी अपॉन आर। एक्स सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी होती है, तो 1/ओमेगा सी आर। तो इस प्रकार यदि हम फाई निकालें तो टेन इनवर्स 1/ओमेगा सी आर, ये हमें कलांतर प्राप्त हो जाएगा। यदि हमें धारा का मान ज्ञात करना है तो धारा मान ज्ञात करने के लिए हमें कि सी आर परिपथ में जो बहने वाली धारा को हम समीकरण से व्यक्त करते हैं आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। चूंकि फाई यहाँ पे टेन इनवर्स 1/ओमेगा सी आर है, तो और यहाँ पे आई इज इक्वल टू होगा वी अपॉन जेड, क्योंकि वोल्टेज कितना है, परिणामी वोल्टेज कितना है और कुल प्रतिबाधा कितनी है उसका अनुपात, तो वी अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। चूंकि तथा पीक वैल्यू जो होगी आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन जेड, तो वी नॉट अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हमें फेजर डायग्राम मिल जाएगा। इस स्थिति में वी आर वी सी, वी आर की दिशा में हमें आई मिलेगा, और परिणामी वी आर वी सी का परिणामी वी है, वी आर और वी सी का परिणामी वी है, और हमें पता चल रहा है कि वी सी वी आर से π/2 फॉरवर्ड है। आपका जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी प्रकार प्रश्न बनते हैं कि किसी परिपथ में एक संधारित्र और लगी है और साथ में एक प्रतिरोध है, दोनों श्रेणी क्रम में परिपथ जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए परिणामी वोल्टेज कितना होगा और प्रतिबाधा का व्यंजक ज्ञात कीजिए, परिणामी वोल्टेज का व्यंजक ज्ञात कीजिए तथा उनके बीच क्या कलांतर है वो भी ज्ञात कीजिए, साथ में उनका फेजर डायग्राम क्या है ये हमें बनाइए। तो ये क्वेश्चंस इसी प्रकार के बनते हैं इस टॉपिक्स में। तो अगले टॉपिक में हम देखते हैं कि एक एसी सर्किट है जिसमें एक रेसिस्टेंस है और एक कुंडली जड़ी हुई है। हमने अभी बात की थी एक रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है, साथ में एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि एक रेसिस्टेंस के साथ में एक कैपेसिटर के स्थान पर हमने एक कॉइल जोड़ दी है। क्वेश्चन इसी प्रकार बनता है कि एक किसी भी एसी सर्किट में एक रेसिस्टेंस और एक प्रेरक कुंडली जुड़ी हुई है, तो उन दोनों एक किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में जुड़ा हुआ है, तो उनके लिए परिणामी वोल्टेज ज्ञात कीजिए, प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए, धारा का व्यंजक ज्ञात कीजिए, साथ ही उनके बीच कलांतर क्या है और फेजर डायग्राम क्या है ये ज्ञात करना पड़ता है हमें।
हम यहाँ फिर से मान लेते हैं कि प्रतिरोध आर है और एक प्रेरक कुंडली है जिसका स्वप्रेरकत्व एल है, श्रेणी क्रम में किसी प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़े हुए हैं, और किसी भी क्षण जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। समीकरण 1 मान लेंगे। अब जब परिणामी वोल्टता निकालेंगे तो हम उसके लिए ये आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है, और इनके बीच विभवांतर जो है आर के सिरों पर विभवांतर वी आर है और एल के सिरों पर विभवांतर वी एल है। यहाँ पर हम जानते हैं कि वी आर और आई दोनों समान कला में होते हैं, तो वी आर और आई एक ही दिशा में प्राप्त होंगे, परंतु वी एल है वोल्टेज, प्रेरक कुंडली के चरणों पर जो वोल्टेज होता है वो धारा से 90 डिग्री फॉरवर्ड होता है। तो यहाँ पर हमें जो वी एल मिलेगा वो वी आर से भी 90 डिग्री फॉरवर्ड होगा। हम दोनों का परिणामी वोल्टेज वी मान लेते हैं। तो पहले हम दोनों का पृथक पृथक लेके चलें कि परिपथ में बहने वाली धारा आई है, और इस स्थिति में प्रतिरोध आर के सिरों पर जो वोल्टा होगी वी आर इज इक्वल टू आई आर, और एल के सिरों पर जो वोल्टा वी एल होगा वो आई एक्स एल, क्योंकि कुंडली की प्रतिघात एक्स एल है। अब इस स्थिति में चूंकि वी आर और आई समान कला में होते हैं, परंतु धारा वोल्टा वी एल से 90 डिग्री पश्चिमगामी होती है, लैग करती है। तो इस स्थिति में वी आर और वी एल में भी 90 डिग्री का कलांतर होगा, फेज डिफरेंस होगा, जो इस प्रकार आप चित्र से देख रहे हैं। तो हम परिणामी वोल्टेज यदि हम V मान लें तो पाइथागोरस प्रमेय से V इज इक्वल टू हो जाएगा वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। हम ये मान रखेंगे वी आर और वी एल के, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर। एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है, तो ये मान हम यहाँ रख सकते हैं। तो यदि हम पहले आई स्क्वायर कॉमन ले लें और अंडर रूट निकाल दें तो वी इज इक्वल टू मिलेगा हमें आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ये परिणामी वोल्टेज के लिए व्यंजक ज्ञात हो गया। और यदि हम एक्स एल के स्थान पर ओमेगा एल रखते हैं तो हमें मिल जाएगा वी इज इक्वल टू आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ये परिणामी वोल्टेज के लिए व्यंजक ज्ञात हो गया। अब हम प्रतिबाधा निकाल लेंगे इसके बाद। तो प्रतिबाधा अर्थात V अपॉन आई याद करना है। तो समीकरण 4 का ही उपयोग करेंगे, तो हम I को नीचे ले आएंगे या I से दोनों तरफ भाग दे दें, हम ये कह सकते हैं। तो V अपॉन आई इज इक्वल टू जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। यहाँ पर जो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर है ये प्रभावी प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है। तो एल आर परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है वो Z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। एक्स एल की वैल्यू रखें था ओमेगा एल, तो Z इक्वल टू जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो हमने इस बार परिणामी वोल्टता ज्ञात की, उसके बाद प्रतिबाधा ज्ञात की। इसके पश्चात हम कलांतर ज्ञात करते हैं। तो यदि I जो धारा है और वी आर समाकला में होते हैं, परंतु वी आर वी से कला में लैग करता है, तो यदि हम धारा और परिणामी वोल्टेज I और V के बीच में कलांतर यदि फाई मान लें तो tan फाई बराबर हो जाएगा वी एल अपॉन वी आर, आई एक्स एल अपॉन आई आर। आई से आई कैंसिल होगा तो एक्स एल अपॉन आर मिलेगा या ओमेगा एल अपॉन आर मिलेगा, या फाई बराबर निकालेंगे तो tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर, ये कलांतर प्राप्त हो जाएगा। इसके पश्चात हम निकालते हैं धारा। चूंकि इसमें फाई कलांतर पीछे चलता है तो इसलिए एल आर परिपथ में बहने वाली जो धारा होती है वो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, जहाँ फाई बराबर होगा tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर। चूंकि आई बराबर होता है वी अपॉन जेड, तो हम मान रख देंगे तो वी अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। और यदि हम इसकी पीक वैल्यू निकालें तो आई नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट अपॉन जेड, अर्थात वी नॉट अपॉन अंडर रूट आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। इसका हम फेजर डायग्राम देख लेते हैं। तो इस फेजर डायग्राम को आप देख रहे हैं कि एक्स और वाई एक्सिस के बीच में हमने एक फेजर डायग्राम बनाया है। तो इसमें वी आर और वी एल एक दूसरे के बीच 90 डिग्री का कोण है और इनका परिणामी V हो गया। जो V है धारा I के साथ या VR के साथ फाई कलांतर बना रहा है और VR और VL के बीच में π/2 का एंगल है। तो इस प्रकार हमने आज
प्रत्यावर्ती परिपथ में वो स्थिति ज्ञात की जबकि हमने परिपथ में एक प्रतिरोध और एक संधारित्र जुड़ा हुआ है। साथ ही हमने एक बात की है कि प्रतिरोध के साथ साथ कुंडली जुड़ी हुई है और प्रत्येक स्थिति में हमने ये ज्ञात किया कि परिणामी वोल्टेज कितना है, परिणामी वोल्टेज के साथ साथ प्रतिबाधा या प्रतिघात कितनी है और साथ में कलांतर और फेजर डायग्राम। तो प्रश्न आपको इसी प्रकार से तैयार करने हैं कि परिणामी वोल्टेज ज्ञात करना है, परिणामी वोल्टेज के साथ धारा कितनी होगी वो ज्ञात करना है, प्रतिघात कितनी होगी या प्रतिबाधा कितनी होगी ये हमें ज्ञात करना है और कलांतर कितना होगा, साथ ही फेजर डायग्राम, फेजर आरेख क्या होगा, इसको हमें तैयार करना है। आशा है आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। अगले वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।